welcome back to my channel, to my video. Today I'm here with social studies with chapter number 10, colonialism, rural and tribal societies. Here I'm starting this chapter, and guys, whosoever didn't subscribe to my channel, please subscribe it, because I promise you it is a very helpful channel to you all, everyone out there. यहाँ पे मैं फ़र्स्ट पैरा पहले एक्सप्लेन करूँगी कि फ़र्स्ट पैरा में ये लिखा है कि आपने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया इंडिया में, और जो इस्टेब्लिशमेंट की जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फ्रंटेशन से भरी हुई थी। लाइक बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स दी थी हमें इंडियंस को, और स्ट्रगल बहुत हुए थे, बैटल्स बहुत हुई थी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियाज एज वेल, और वॉर्स हुई थी बहुत सारी, और डिप्लोमेटिक मूव्स भी हुए थे। मतलब बहुत ज़्यादा चालें चली थी उन्होंने। एंड इंग्लिश कम एज ट्रेडर एंड बिकम, मतलब जब इंग्लिश आए थे तब वो एज एक ट्रेडर्स आए थे, बट धीरे धीरे वो हमारे मास्टर्स बन गए। स्लोली दे कॉन्कर्ड इंडिया फ्रॉम, हाँ उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कॉन्करेंस स्टार्ट की उन्होंने। तो उन्होंने पहले धीरे धीरे कॉन्कर किया इंडिया को फ्रॉम साउथ, देन टूवर्ड्स नॉर्थ। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने स्मॉल से लाइक नहीं होता जैसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उन्होंने यही काम किया। ग्रेजुअली दे एमर्ज्ड एज सुप्रीम पावर इन इंडिया। वो ग्रेजुअली वो इमर्ज्ड हो गए एज सुप्रीम पावर। दे वॉज हार्डली एनी, मतलब कोई इंडिया का कोई हार्डली ऐसा पार्ट होगा जिसमें उन्होंने अफेक्ट नहीं किया, बट बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो बच गए थे। बट लास्टली फिर जब लास्ट वॉर हुई थी तब उन्होंने बहुत सारे जो पार्ट्स थे रह गए थे उनको भी उन्होंने अफेक्ट किया था। हाँ, ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारे इंडियंस थे वो सेल्फ सफिशिएंट रूलर थे, और वो खुद का काम खुद करते थे, किसी पे डिपेंड नहीं होते थे। बट जब वो आए उन्होंने हमारे सारे लाइफस्टाइल को स्पॉइल कर दिया, एंड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश रुइंड। मतलब जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी इंडिया की बाय द ब्रिटिशर्स ने बर्बाद की। किसानी लाइक जो किसान काम करते थे उस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा इसका, एंड uprooted द ट्राइबल, डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। उन्होंने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय किया हमारे इंडिया के। द नेक्स्ट कॉलोनियल अग्रियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, जो रूरल लाइफ थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, सेल्फ सफिशिएंट थी, एंड द ब्रिटिश ब्रॉट मैनी चेंजेस। जब वो आए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस दिए हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक इन फील्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंज आया, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी आया। बट ये क्यों चेंजेस लेके आए थे, क्या आपको पता है? मैं बताती हूँ। ये इसलिए लेके आए थे ताकि जो इनका इंटरेस्ट है, इनका प्रॉफिट मार्जिन है, वो इंक्रीज हो जाए। Therefore, the East India Company devised various methods to ensure the collection of revenue. उन्होंने इतने ज़्यादा मेथड्स को मतलब एक्सेप्ट किया, लाइक मिलियंस ऑफ मेथड्स होंगे। उन्होंने इतने ज़्यादा मेथड्स को मतलब इंट्रोड्यूस किया ताकि किसी भी टाइप से वो रह ना जाए, लाइक हर एक टाइप से उनका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ ही हो, कहाँ पे जाके गिर ना जाए।
एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंडेड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे जो एम्पायर थी ब्रिटिश की वो एक्सपैंड होती जा रही थी इंडिया में, वैसे वैसे जो उनका रेवेन्यू था वो भी इंक्रीज होता जा रहा था। और जो बिगेस्ट सोर्स था इनकम का फॉर द कंपनी वॉज सो मच सो दैट लैंड रेवेन्यू बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ income of the company. At this stage, land revenue settlements were introduced and aimed to legitimize the practice of economic, like land revenue settlement को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने 3 सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के अंदर थे, जो वो थे ज़मींदारी सिस्टम, रोहितवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। जो ज़मींदारी सिस्टम था इसमें क्या होता था, इसको हम एक और चीज़ मैं ना पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसमें मोटा मोटा क्या था। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे, और ये बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था? 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया थे, लाइक इंडिया में जो साउथ और वेस्ट पार्ट के लार्ज पार्ट्स थे वो अंदर आते थे रोहितवारी सिस्टम के, और जो स्मॉल पार्ट्स लाइक स्मॉल और मीडियम पार्ट्स थे लाइक पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध, ये महलवारी सिस्टम के अंडर आते थे। नाउ हम इनको ब्रीफली स्टडी करते हैं। ज़मींदारी सिस्टम ये एक परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी था, और इस सिस्टम में क्या होता था, जो ज़मींदार थे वो अंडर थे एज परमानेंट सेटलमेंट्स, और इसको 2 नाम दिए गए हैं। लाइक पहला तो यही सिस्टम है कि ज़मींदारी सिस्टम इसका रियल नेम है, देन एक और नाम दिया है इसको परमानेंट सेटलमेंट, देन वन मोर नेम ज़मींदारी बंदोबस्त। ये नेम कब दिया गया था? 1793 में। देवर में जो ओनर्स थे लैंड के वो फोर्स करते थे, जो ओनर्स थे देवर मेड द ओनर्स ऑफ लैंड एंड वर फोर्स। उन्होंने लैंड के ओनर्स बनाए, और ओनर्स जो थे वो फोर्स किए जाते थे बाय द ज़मींदार्स। दैट क्यों फोर्स किए जाते थे? ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो। हर एक टाइप पे उनको अपना इंक्रीज चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। ओनर्स फोर्स होते थे, ठीक है, बाय द ज़मींदार्स। वो जो ज़मींदार थे वो ओनर्स को कहते थे कि जो 89% ऑफ टोटल रेवेन्यू है वो कहाँ पे जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और जो स्टेट में जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, जहाँ जिनका ये लैंड है, वहाँ पर सिर्फ 11% ही टोटल रेवेन्यू आएगा। द सिस्टम गिव ब्रथ, लाइक इस सिस्टम में क्या होता था, जैसे जो लैंडलॉर्ड्स का क्या मतलब है, जो मालिक होते थे, लाइक जो ओनर्स होते थे, लाइक राजाज और ज़मींदार्स, इनके पास इतनी पावर होती थी कि वो कोई भी कल्टीवेटर को जाके कह सकते हैं कि आपने लैंड का रेवेन्यू क्यों नहीं दिया। उनके साथ मारपीट कर सकते हैं कि आपने लैंड का रेवेन्यू क्यों नहीं दिया। द सिस्टम, ये लाइन्स मैं फिर से पढ़ रही हूँ। द सिस्टम गिव बर्थ टू अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ राजाज एंड तबूलदार्स कॉल्ड द ज़मींदार्स हु हैड द पावर। लाइक ज़मींदार्स के पास इतनी पावर होती थी कि वो जाके कल्टीवेटर कौन था? जो उस लैंड पे उसने कुछ लाइक उगाया था, वो था उसका कल्टीवेटर। उसके साथ उनको वो जाके जो ज़मींदार से और राजा से उनको जाके कह सकते थे कि आपने रेवेन्यू क्यों नहीं दिया। बट ये तभी जाके कह सकते थे अगर उन्होंने पेमेंट नहीं दी। वैसे नहीं कि हाँ उन्होंने पेमेंट दी हुई है और फिर भी जाके वो वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ये उनकी राइट नहीं थी। फ्रॉम सच वेट amount of revenue, हाँ सच दे यूज ऑपरेसिव मेथड टू कलेक्ट द टैक्सेस। वो यूज़ कर सकते थे ऑपरेसिव मेथड्स को, जैसे मैंने बता दिया। द प्लेजेंट्स वर कंपील्ड, जो फार्मर्स थे, प्लेजेंट्स मतलब फार्मर्स, वो फोर्स होते थे टू टेक लोन्स, जैसे कि बिकॉज अगर वो
फार्मर्स को जाके कह रहे हैं, ठीक है, कि आपने नहीं दिया तो फिर मतलब आपने टैक्स नहीं दिया, तो जो फार्मर्स थे वो फोर्स हो जाते थे कि वो फार्मर्स लोन लें, और अगर वो लोन लेते थे तो जो रेंट होता था वो इतना हाई होता था कि वो पे नहीं कर पाते थे। इससे जो उनकी कंडीशन बन रही थी, उनकी लाइफ की जो कंडीशन बन रही थी वो इतनी ख़राब हो रही थी कि उनको कुछ भी नहीं मिलता था, वो एक टाइप ऑफ होमलेस बंदे बन गए थे। On the other hand, the maximum benefit went to the जमींदार्स, बिकॉज जमींदार्स ने ऐसे फोर्स किया उनको, और जो सारा का सारा बेनिफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके पास आया, जमींदार्स के पास। नाउ एज द कंपनी नॉट क्लेम, जैसे जो कंपनी थी वो क्लेम नहीं कर सकती थी टू द इंक्रीज इनकम ऑफ जमींदार्स एज दे हैड फिक्स्ड इट परमानेंटली, बिकॉज ये उनकी राइट नहीं थी। बट उन्होंने ये कह दिया कि जो न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज होंगी, लाइक ये जो न्यू टेरिटरीज बनेंगी उसमें ये सिस्टम इंक्लूड नहीं होगा। जिसमें पहले से हो चुका है वो तो चलेगा ही, बट जो न्यू होंगी टेरिटरीज उनमें ये सिस्टम इंक्लूड नहीं होगा। फर्स्टली वी कम टू डू यू नो, अंडर द रियायतवारी सिस्टम द टैक्स वॉज नॉट बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस बट ऑन द पोटेंशियल ऑफ सॉइल। मतलब जो ये रॉयतवारी सिस्टम के अंडर क्या होता था कि जो टैक्स होता था वो प्रोड्यूस के बेस पे नहीं होता था, जितना प्रोड्यूस किया उसके बेस पे टैक्स नहीं लेते थे, वो उसके बेस पे टैक्स लेते थे जितना वहाँ पे पोटेंशियल है। उसकी पोटेंशियल है मतलब लाइक मेरे पास एक लैंड है और लैंड के अंदर लाइक मैंने अप्रॉक्स ले लिया कि हाँ मेरे लैंड में इतना जो वीट है वो उग सकता है, तो मैं उनको उसके अकॉर्डिंगली टैक्स दूंगी, चाहे वो उससे कम उग सकता हो, बट मैंने टैक्स जो है स्टार्टिंग में ही देना है। द रियायत्स वर फोर्स टू पे रेवेन्यू इवन व्हेन देयर, हाँ वो फोर्स किए जाते थे कि उनको रेवेन्यू पे करना है, चाहे उनकी क्रॉप जो है लाइक क्रॉप ना हुई हो वेव ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स और एनी अदर नेचुरल क्लैमिटी। ओके, रोहितवारी सिस्टम ये पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? साउथ इंडिया में बाय थॉमस म्यूरो इन 1820, और फिर बाद में ये इसका इफेक्ट कहाँ पे आया था? बॉम्बे के एरिया पे। दिस सिस्टम इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रियायत्स। इसमें क्या होता था, जो सेटलमेंट होती थी वो डायरेक्ट होती थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रियायत्स, दैट इज कल्टिवेटर्स। द रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड इट वॉज क्वाइट हाई। जो रेवेन्यू होता था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो रेवेन्यू होता था इसमें जो डायरेक्टली होता है किससे कलेक्ट किया जाता था? रियायत से, बाय द कल्टिवेटर्स एंड इट वाज क्वाइट हाई। नाउ महलवारी सिस्टम। महलवारी में महल है, ध्यान से सुनना फिर। द महलवारी सिस्टम वॉज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम था ये जस्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेम था एज टू द जमींदारी सिस्टम, बस कुछ चेंजेस इसमें हुए होंगे। introduced by the Holt Maxey. It was introduced in 1822 in Gangetic Valley, Northwest Provinces, Central India and Punjab. ये इसकी states हैं जहाँ पे ये introduce हुआ था. In this system, a collective settlement was made. Like इस system में जो settlement होती थी, जो taxes लिए जाते थे revenue के, वो collective way में ले जाते थे. Like एक village में से एक tax. Then जो लैंड है, लैंड का टैक्स जैसे फॉरेस्ट से लेना है तो वो इकट्ठे फॉरेस्ट से लेंगे, विलेजेस से लेना है तो एक विलेज के अंदर चाहे जितने मर्जी लैंड हो, बट टैक्स एक विलेज से इकट्ठा लिया जाएगा। सिंस द लैंड, द फॉरेस्ट एंड द प्लेजेंट्स बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी, द विलेजेस वर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ। अगर सपोज विलेज में से एक लैंड का टैक्स नहीं आया तो वो विलेज सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसका टैक्स क्यों नहीं आया, ठीक है। इट वॉज लिव्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ महल। द महलवारी सिस्टम प्रोवाइडेड टू बी
कोर्स ऑफ द प्लेजेंस, लाइक जो महल वाली सिस्टम था वो फार्मर्स के लिए बहुत ख़राब सिस्टम था, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशमेंट, इन मतलब बिकॉज जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा गरीब थे, तो वो इतना हाई टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम लैंड एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर्स. द वाइड स्प्रेड रेस्टमेंट अमंग द फार्मर्स एट नॉर्थ India between 1830 to 1840 was one of the cause of the revolt of 1857. जो वाइड स्प्रेड हो रही थी रेस्टमेंट की अमंग द फार्मर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1830 to 1840, वो एक ऐसा कॉज बन गया था ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11. Now, growth of commercial crops. With strong footholds in South India, Bengal, Bihar and Orissa, the East India Company wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses. Same, आपको मैं एक वर्ड जूम करके दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना. See, can you able to see the word maximum taxes? ये मैं वही बोल रही हूँ कि ब्रिटिशर्स को क्या था, ब्रिटिशर्स हर एक टाइप पे अपना क्या देखते थे, अपना प्रॉफिट. ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप क्यों हुई थी? कमर्शियल क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जो कि आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन देती है जितना कोई क्रॉप नहीं देती. ऐसी ये कोई क्रॉप नहीं है जो हम खुद ग्रो करेंगे. लाइक वीट को हम क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि हमें खाने के लिए चाहिए होती है. बट ये जो क्रॉप है हमें व्यापार करने के लिए चाहिए होती है. इसलिए ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियंस को कि वो यहाँ पे वो ऐसी क्रॉप को ग्रो करें. तो विद स्ट्रॉन्ग उन्होंने क्या किया, उन्होंने साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस टू मीट देयर मिलिट्री. वो चाहते थे कि उनको मैक्सिमम टैक्सेस और मिले. They also wanted to gain a maximum profit. So the company, उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उनको मैक्सिमम टैक्स चाहिए था, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था. तो उन्होंने क्या किया, उनकी कंपनी ने स्टार्ट कर दी यूजिंग करेसिव मेथड टू प्रोड्यूस गुड्स विच वर इन द ग्रेट डिमांड इन यूरोप. तो एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल था वॉज परचेज. वो इंडिया जो क्या होता था, द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल वॉज परचेज एट लो रेट्स एंड सेंट टू इंग्लैंड. वो यहाँ से क्या करते थे, उसको लो रेट पे बेचते थे, लेते थे और उसको फिर इंग्लैंड भेज देते थे. बट जब वो फिनिश होके आता था तब वो इंडिया में इतने हाई प्राइस में सोल्ड करते थे कि इंडिया वालों के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो उनको लेते. और अगर वो लेते भी तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता था वो इंडिया को नहीं मिलता था, वो सारा ब्रिटिश को मिलता था. क्योंकि उनको ये लगता था कि जो फिनिशिंग होती है इंग्लैंड में वो बहुत हाई रेट पे होती है. तो जो वो क्रॉप्स उगाते थे वो उस फिनिशिंग के सामने कुछ भी नहीं है. तो इसीलिए सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को मिलता था. द कंपनी फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फोर्स किया फार्मर्स को कि वो कैश क्रॉप्स ग्रो करें लाइक इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी एक्सेट्रा. एंड कंपेल्ड देम टू फोर्स देम टू रेज सिल्क वॉर्म फॉर बिकॉज सिल्क वॉर्म बहुत महंगा होता है. एंड उन्होंने ये भी फोर्स किया इंडिया वालों को कि वो सिल्क वॉर्म का भी प्रोडक्शन करें ऑफ रॉ सिल्क. द ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेट अपीमियम टू चाइना. वो चाहते थे कि जो अपीमियम है उनको सेल करें और स्मगल करें इन चाइना सो दैट दे कुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स. सिमिलरली इंडिगो कॉल्ड नील. जो इंडिगो होता है उसको हम नील कहते हैं हिंदी में. वॉज अ ग्रेट डिमांड इन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज. मतलब जो इंडिगो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में था इन द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. द प्लीजेंट्स वर फोर्स. जो फार्मर्स थे वो फोर्स होते थे टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई. दे लेड मिजरेबल लाइफ एज इट फेच्ड वेरी लो प्राइस ऑफ इंडिगो. ओके, नाउ ये वाला पैराग्राफ. द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन वीस्ट. जो तब के टाइम में शुगर की कहाँ पे राइजिंग डिमांड थी?
बीस में अटैक्ड मैनी यूरोपियंस टू सेट अप शुगर प्लांटेशन इन इंडिया। द फार्मर्स हु प्रोड्यूस्ड गुड़, जो फार्मर्स थे जो गुड़ को प्रोड्यूस करते थे फॉर लोकल रिक्वायरमेंट वर नाउ फोर्स, उनको फोर्स किया गया कि वो ऐसा गुड़ वुड़ को नहीं मतलब प्रोड्यूस करेंगे, वो शुगर केन जूसेस को प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनको जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे थे वो इंडिया से शुगर केन को लो प्राइस में ले एंड देन फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स में हाई प्राइस में सोल्ड करे। द ब्रिटिश इंडस्ट्री फ्लॉरिश एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। हियर आर सम ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स एंड प्लेसेस वेयर दे हैव कल्टिवेटेड। नाउ सी दिस, फर्स्ट कमर्शियल क्रॉप इज ओपियम विच इज cultivated in Bengal, Bihar and Punjab. Then second is indigo. Indigo is cultivated in Bihar and Bengal. Then third is cotton. Cotton is cultivated in Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Then fourth is tea, which is cultivated in Assam, West Bengal and South India. Then fifth is pepper, which is cultivated in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and Pondicherry. Now Pondicherry. Now last one, sixth is sugarcane, which is cultivated in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab and हरियाणा। सो ये एक ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किए थे इंडियंस को टू ग्रो दिस क्रॉप्स फॉर टू गेन द ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर ओन। लाइक इस कमर्शियल क्रॉप्स में इतना ही है कि जो प्रॉफिट होता था वो सिर्फ ब्रिटेन वालों को मिलता था, इंडिया वालों को कुछ नहीं मिलता था। दे जस्ट बिकम एज हाउस लाइक वो एक ऐसे बन गए थे कि उनके पास धीरे धीरे कुछ नहीं रहा था, सारा कुछ ब्रिटिश वालों ने एक टाइप से लूट लिया था। ठीक है, सो आई होप दिस मैंने जहाँ तक आपको समझाया इतना तो क्लियर होगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपको जस्ट इतना समझाऊंगी, सिर्फ इतना, और वो वीडियो छोटी होगी तो प्लीज़ बोलना मत, ठीक है। तो देन बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।